हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत होता है, इसका फिगर क्या होता है, इसका फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। और एक बात जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि ये जो टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में 5 अंक में पूछा जाता है। तो 5 अंक तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो 5 अंक आज के इस वीडियो में हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। मैं यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आपको आसानी तरीके से समझ में भी आएगा, प्लस यहीं पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये नियम याद भी हो जाए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि व्हीटस्टोन सेतु कहते किसे हैं, मतलब व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यह जानना है। तो अब ध्यान से समझिएगा, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब आपने क्या समझा कि जो व्हीटस्टोन सेतु है ये एक ऐसा विद्युत परिपथ है, ये एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का क्या करते हैं, मान को ज्ञात किया जाता है, तो उसे ही हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछ देता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो सबसे पहली बात सिंपल में आप कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है, मतलब उसका वैल्यू क्या है वो हमें ज्ञात करते हैं। तो मैं आशा करता हूं सबसे पहली बात आप समझ गए होंगे। तो वही बात हमने यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। एग्जाम में आता है, सबसे पहले आप इसका परिभाषा लिखेंगे। देखिए सीक्वेंस वाइज आप अगर लिखते हैं ना तो आपको नंबर 1 भी कटने का चांसेस नहीं होता है। तो इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हुए और लिखते हुए चलना है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिद्धांत यही हमारा मेन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि यहाँ पे है, देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है। बट मैं ये कहूँगा ना, इसको रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। अब मैं समझाऊंगा और इसी वीडियो में आपको याद भी कराऊंगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे सिद्धांत क्या कहा गया, यहाँ पे कह रहा है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारा मापी लगा हो, और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। फिलहाल मैं 100% ये कह सकता हूँ, यदि आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो ये कब आपको याद होगा, रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो ये कब याद होगा, जब आप व्हीटस्टोन सेतु का फिगर समझेंगे। अब फिगर समझेंगे, उसी से आपको ये नियम याद हो जाएगा। तो चलिए जी हम समझ लेते हैं कि इसका फिगर क्या होगा, ठीक है। तो आप समझते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, और यहाँ पे वही बात हमने लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा में कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है। तो अब हम आगे अपना काम को स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझना है, देखिए मैं एक ले रहा हूँ ये फिगर, ठीक। देखिए सपोज डेट ये हमने सबसे पहली बात तो ये एक हमने थोड़ा और इधर में करता हूँ, ठीक है जी। ये हमने एक चतुर्भुज लिया है, ठीक है। अब इस चतुर्भुज में आपको सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा फिगर आपको याद रखना है। ये हमने चतुर्भुज लिया है और चतुर्भुज में
ठीक है जी। ठीक, देखिए ये हम फिगर एक बना रहे हैं, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमने एक फिगर बनाया है, अब इसमें ध्यान समझेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पर हम इसको इरेज करेंगे और यहाँ पे हम कुछ लगाना है हमें, इसलिए यहाँ पे आप इरेज कर दीजिए। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा से इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ जगह पे इरेज करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे भी इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इरेज करना पड़ेगा, ठीक। अब आप ध्यान से समझेंगे। अब अभी आपका फिगर ये बन रहा है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे हम 4 प्रतिरोध, ये एक चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम 4 प्रतिरोध लेते हैं। एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक है ये। यहाँ पे हमने 4 प्रतिरोध को लिया है, और ये 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं? एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S। तो यहाँ पे 4 प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, P, Q, R, S। और इसमें हमने एक, याद रखेंगे, इसमें हमने क्या लगाया है? इसमें हमने एक यहाँ पे कुंजी लगा दिया है, और यहाँ पे एक हमने क्या लगाया है? सेल लगा दिया है। सेल को हम बैटरी, सॉरी, ये हमने एक सेल लगा दिया है जो है E। इतनी बात समझ गए। यहाँ पे एक हमने धारा मापी लगाया है जो है G, और यहाँ पे एक हमने कुंजी टाइप का ये लगा दिया है, ठीक है। तो इतना, अब ये आपका फिगर कंप्लीट होता है। और ये 4 चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये चतुर्भुज है जो है A, B, C और D, ये चतुर्भुज है। तो ये आपका फिगर अब कंप्लीट होता है। देखिए मैंने आराम से थोड़ा सा फिगर बनाया जिससे आपको आसानी हो फिगर बनाने में भी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों को फिगर भी नहीं बन पाता। तो इस प्रकार आपको फिगर बनाना है। अब आता है कि सर फिगर तो हम समझ गए कि यहाँ पर चतुर्भुज है A, B, C, D, और इस चतुर्भुज के 4 भुजाएं हैं, एक है AB, एक है BC, एक है CD और एक है AD। तो यहाँ पे चारों चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं उस पर प्रतिरोध लगे हुआ है। एक ये है P, Q, R और S, और इसमें एक विकर्ण ये है BD, एक विकर्ण है जिसमें हमने धारा मापी लगाया है। और दूसरा जो विकर्ण है, दूसरा जो विकर्ण है, इसमें एक हमने सेल और कुंजी को लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अब इस नियम को हमें याद करना है। इतनी बात फिगर आप समझ गए हैं, तो अब हमें इसको याद करना है। तो इस सिद्धांत को याद करना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे यदि 4 प्रतिरोध P, Q, R, S किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं। संलग्न मतलब साथ साथ जो भुजाएं हैं एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है। संलग्न मतलब एक साथ ही स्थित हैं, देख रहे हैं ना, एक दूसरे से अटैचमेंट में है। तो वही कहा जा रहा है, यदि 4 प्रतिरोध P, Q, R, S किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी लगा हो, और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन का मतलब कि इसमें ये जो दूसरा विकर्ण है इसमें धारा प्रवाहित न होता हो, तो उसे हम सेतु का संतुलन की स्थिति पे आते हैं। तो यदि संतुलन की स्थिति में है तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, ठीक है,
वो शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है जी, यही है ये नियम। इस सिद्धांत में मतलब पी क्यू इक्वल टू आर एस बताया गया। आप कहेंगे कैसे, एक बार और सुनिए। देखिए, मैं चाहता हूं आपको नियम याद हो, सिद्धांत जो है याद हो, इसलिए रटना नहीं, हमें समझ कर याद करना है। एक दो बार आप समझेंगे, सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे यदि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा हो, और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, यदि सेतु जो है, सेतु वो सेतु संतुलन की स्थिति में हो, मतलब इसमें धारा, इस रूट में, इस विकर्ण में धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे सेतु संतुलन कहते हैं। तो एक बार और सुनिए, यदि चार प्रतिरोध P, Q, R, S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा हो, और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये नियम याद हो गया होगा। वही बात सेम टू सेम हमने लिखा है, यदि चार प्रतिरोध P, Q, R, S, यदि चार प्रतिरोध P, Q, R, S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं, किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में सेल तथा इसके एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा हो, तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा हो, और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रट कर नहीं, समझ कर याद करें, क्योंकि मैं जानता हूँ रटना बहुत मुश्किल होता है, और यदि रट कर हम याद कर भी लेना, तो जब हमें उस चीज़ को एक्सप्लेन करना हो या लिखना हो जहाँ पे उसकी आवश्यकता आएगी, वहाँ पे हम भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं भी पहले बहुत ही रटा था। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि क्लास 10 तक मैंने रट कर एग्ज़ाम दिया था, रट कर पास हुआ था। मैं समझने पे उतना फोकस नहीं करता था, ठीक है। बट आगे जैसे मैं बढ़ा, आगे जैसे क्लासेज 11th में गया, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि रटने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सिलेबस भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो हमें समझना पड़ेगा। और तब मैंने समझना स्टार्ट किया। आज मैं आपको थोड़ा सा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं, बट जितना है उतना मैं आपको समझाने का या सिखाने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज आपको मैं चाहता हूँ कि आप भी रटे नहीं, समझ कर याद करें। एक बार और जिन विद्यार्थियों को मैं चाहता हूं कि जिनको याद हो गया है या नहीं भी हुआ है, वो खासकर एक बार और सुनेंगे, और वो खुद वीडियो को रोककर, सुनने के बाद रोककर एक बार और इस फिगर को देखकर वो बोलेंगे। आप कहेंगे कि किरचॉफ के सिद्धांत मतलब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे यदि चार प्रतिरोध P, Q, R, S किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा हो, और यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोध का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं फिलहाल इस चीज़ को मैं अभी मिटा दे रहा हूं। इसको याद रखेंगे, PQ = RS, यही हमें प्रूफ करना है। ये जो फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, इसको प्रूफ करना है हमें। अब कैसे प्रूफ होगा इसको भी हम देख लेते हैं। प्रूफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। मैं साइड में यहाँ पे लिख दूँ क्या हमें प्रूफ करना है, PQ = RS।
इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा आप समझिएगा, इससे व्हीटस्टोन सेतु से पहले हमने किरचॉफ का नियम पढ़ाया था, उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा डेरिवेशन इसको प्रूफ करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट जिन विद्यार्थियों ने मुझसे पढ़ा है, मुझसे सीखा है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो के देखने के पश्चात वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। देखिए ये सेल है, तो सेल से क्या होता है, धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा जाएगी यहाँ पे जाएगी, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर। तो सपोज डेट ऐसा हम मान लेते हैं कि इधर जो धारा बह रही है वो मान लेते हैं I1 धारा बह रही है। I1 धारा ऐसे ऐसे गई और यहाँ से फिर से दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से बिंदु B से दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर। तो I1 जो धारा जा रही है यहाँ पे गया, तो मान लेते हैं इधर I2 धारा प्रवाहित हो गई। ये गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, तो इधर मान लेते हैं कि IG धारा प्रवाहित हो गई, ठीक है। उसके बाद ये अब यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए ये एक रूट से I1 गया, I1 फिर से दो भाग में बट गया, IG और I2 में। उसके बाद समझिएगा, फिर से यहाँ से हम ऐसे सपोज मानते हैं कि इधर I3 धारा बह रही है, ये I3 गया, ये IG आया, तो फिर से यहाँ से बहने लगा I4 धारा, ये I4 ये I2 यहाँ पे मिलकर फिर से इसमें I धारा बहने लगा, ये आकर फिर से न्यूट्रल हो गया। तो इतनी बात तो समझ गए। ये आपको मेन था समझने वाला कि धारा कहाँ बह रही है। यहाँ से I धारा गया, I धारा सबसे पहले इधर गया I1, फिर से I2, इधर आया तो I3 और I4। इतनी बात समझ गए। तो अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम किरचॉफ के दो नियम होते हैं। तो पहला किरचॉफ के दो बार प्रथम नियम हम लगाएंगे और दो बार द्वितीय नियम लगाएंगे, ठीक है। अब प्रथम नियम द्वितीय नियम क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं वीडियो में ही समझाने का प्रयास करूंगा और समझते हुए आपको चलना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किरचॉफ। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम हम लगाएंगे कहाँ पर, देखिए यहाँ पे दो आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, दो संधि दिखाई दे रहा है। किरचॉफ का प्रथम नियम को संधि के नियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक संधि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक संधि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे धाराएं बहुत सारी मिल रही हैं और जा भी रही हैं। ये I1 धारा जा रही है और ये निकल रही है इधर से। फिर से एक यहाँ पे संधि आपको दिखाई दे रहा है जिसकी ओर ये धारा जा रही है, यहाँ से निकल भी रही है। तो इसका मतलब दो संधि है, तो इन दोनों पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। तो हम लिखते हैं कि संधि B पर किरचॉफ का प्रथम नियम। थोड़ा सा स्क्रीन को आप बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। तो बिंदु B पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि संधि की ओर जो जाने वाली धाराएं हैं वो संधि से निकलने वाली जो धाराओं के बराबर होता है। तो बताइए ये जो संधि है, संधि की ओर जाने वाली धाराएं कौन सी है, तो ये I1 धारा जा रही है, I1 धारा जा रही है ना। संधि की ओर कौन सी धाराएं जा रही हैं, ये I1 धारा जा रही है। तो हम लिखेंगे I1। हम जानते हैं संधि की ओर जो जाने वाली धाराएं होती हैं संधि से बाहर निकलने वाली जो धाराएं हैं उसके बराबर होगा। तो जो I1 जो धारा है वो किसके बराबर होगा, I2 प्लस IG के, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, आप एक बात समझिएगा। देखिए ये संधि है, तो संधि की ओर जो जाने वाली धाराएं होती हैं संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक आपको नोट्स में याद रखना है कि जो IG है वो 0 होगा। क्यों IG का मान 0 होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन का मतलब होता है कि यदि इस रूट में धारा प्रवाहित न हो तभी जाकर ऐसा हो सकता है।
तो इसलिए IG का मान हमने शून्य ले लिया। तो जब इसका मान शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब जो I1 जो होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। I1 जो होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पहली बात आप समझ गए हैं। तो ये हमने किरचॉफ का प्रथम नियम से ये हमने निकाला। फिर से हम लगाएंगे किरचॉफ का, अब बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। मतलब बिंदु क्या है, ये संधि है ना, तो संधि डी पर किरचॉफ फर्स्ट नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम, यह पूरा लिख लेंगे, संधि डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम सिखाते हैं आपको। देखिए, अब देखिए ये जो संधि है, तो संधि की ओर कौन सी धारा जा रही है, ये I3 धारा जा रही है। तो I3 हम लिखेंगे, जो जाने वाली धाराएं हैं वो बराबर होती हैं इस संधि से निकलने वाली धाराओं के। तो देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये I3 धारा इधर आ रही है, फिर से ये IG धारा भी आपको दिखाई दे रहा है इधर ही आ रही है, तो प्लस IG हम लिख देंगे इक्वल टू ये I4 धारा यहाँ से निकल रही है, तो जो निकलने वाली धाराओं के बराबर होता है तो I4 हमने लिख दिया। हम जानते हैं कि IG का मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0, तो I3 जो होगा वो किसके, I4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने समीकरण 2 कर दिया। देखिए डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं समझाने का शॉर्ट में ही प्रयास कर रहा हूँ, आप आसानी से समझेंगे, ऐसा ही आपको लिखना है। तो किरचॉफ का संधि का, किरचॉफ का प्रथम नियम 2 बार हमने यूज किया है, एक बिंदु B पर, एक बिंदु D पर, मतलब एक संधि B पर, एक संधि D पर हमने नियम लगाया है। हमें ये 2 मान मिला है। क्या मिला है कि I1 है वो I2 के बराबर है और जो I3 है वो I4 के बराबर है। इतना हमने कर लिया। उसके बाद फिर से 2 बार हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगा लिया, तो अब हम 2 बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। और द्वितीय नियम क्या कहता है उसको आप समझिएगा। द्वितीय नियम को हम बंद जाल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बंद जाल कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2 बंद जाल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन, ध्यान समझेंगे। एक है A B D A, एक ये बंद जाल है, देखिए टोटल ये बंद है ना, ये टोटल एक बंद जाल है। एक और यहाँ पे बंद जाल है B C D B, एक ये टोटल बंद जाल है। तो 2 बंद जाल दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। तो पहले हम बंद जाल A B D A के लिए ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे कि बंद जाल A B D A के लिए, बंद जाल A B D के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, बंद जाल A B D में किरचॉफ का द्वितीय नियम, ऐसे लिख दे रहे हैं, D में किरचॉफ सेकेंड लॉ, मतलब द्वितीय नियम। आप लिख लेंगे बंद जाल A B D A में किरचॉफ का द्वितीय नियम से। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं किरचॉफ ने ये बताया था कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध और उसके संगत जो धारा है उनका गुणनफल होता है। तो मान लेते हैं हम इसको ले रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर एक नियम भी होता है, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे ये होता है कि धारा जिस मार्ग से बह रही है, धारा इधर बह रही है, तो हम मान लेते हैं इस रूट से ही चल रहे हैं, हम मान लेते हैं इधर ही हम भी चल रहे हैं और इधर धारा बह रही है, तो इसको हम प्लस लेंगे। परंतु यदि मान लेते ऐसे गए फिर से इधर आ रहे हैं, तो धारा भी इधर बह रही है, हम भी इधर बह रहे हैं, तो इसका मतलब इसको भी प्लस लेंगे। परंतु यहाँ पे आए तो फिर से अब इधर हम बढ़ेंगे, तो हम इधर चलेंगे और धारा इधर बह रही है, तो इस वाले को माइनस लेंगे। ये चिन्ह परिपाटी से हम होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे होता है, तो ये चिन्ह परिपाटी है, वैज्ञानिकों ने बताया है। तो अब समझिएगा, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है P और इसका संगत धारा क्या है I1। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो P है, आप थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, यहाँ पे जो P है और इसका संगत धारा क्या है I1, तो इसको हम प्लस लेंगे। ठीक है, दूसरा फिर से आगे गए, फिर से इधर हम देख रहे हैं धारा भी इधर बह रहा है, हम भी इधर चलेंगे, तो जब चल रहे हैं तो IG आएगा, तो इसको भी हम प्लस लेंगे IG
और इसके प्रतिरोध क्या है, G है, तो गैल्वेनोमीटर हम G ले लेंगे। उसके बाद फिर से हम इधर आएंगे, फिर से अब इधर हम बढ़ेंगे तो देख रहे हैं हमारी चलने की दिशा इस ओर है, धारा जस्ट विपरीत है, तो विपरीत है तो इसको माइनस लेंगे, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं I3। अब फिर से ये R है तो R हमने लिख दिया, और ये सभी 0 के बराबर होता है। इतनी बात आप समझ गए। मतलब जो बंद जाल ABCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम ये बताता है कि बंद जाल ABCD में संगत प्रतिरोध और उसके संगत धारा का गुणनफल, संगत प्रतिरोध क्या है, P के साथ I1 के साथ P है और इसके साथ I3 के साथ R है, तो संगत प्रतिरोध और उसका धारा का गुणनफल हमने किया है। और माइनस प्लस क्यों, क्योंकि हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो हमने बताया है कि यदि हमारी चलने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत हो तो उसे हम माइनस लेते हैं, ये हमने कर दिया। ठीक है जी, ज़्यादा में दिक्कत नहीं होता, मैं थोड़ा फास्ट चलता, बट ये है कि मैं नहीं जानता कि कौन इससे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किरचॉफ का नियम पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़े हैं, मुझे सभी को लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट को समझ में ना आया। ठीक है, अब आप समझिएगा, ये टोटल -I3R है, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो I1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I3R के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, I3R के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बात हमें समझ में आ गया कि -I3R इधर चला गया तो प्लस में हो गया, बट इसको कहीं नहीं लिखे हैं, IG क्यों नहीं लिखे हैं? तो हम इतनी बात जानते हैं कि IG का मान 0 होता है, यदि 0 में G का गुणा करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसका मान 0 हो गया, तो डायरेक्ट हमने लिखा है PI1 = I3R, ये हमने लिख दिया है। समझ गए ना? इसको हम समीकरण 3 कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे, अब दूसरा बंद जाल हम लेंगे, कौन, BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो हम लिखेंगे BCDB में किरचॉफ द्वितीय नियम। तो यदि हम इसमें लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है आप समझिएगा। देखिए इधर से अगर मान लेते हैं हम भी इधर चल रहे हैं तो I1 चलने की दिशा भी इस ओर, धारा भी इस ओर बह रही है, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव लेंगे, तो धारा उसके संगत प्रतिरोध, तो धारा है I2 और इसका संगत प्रतिरोध है Q, तो ये हमने लिख दिया। फिर से इधर से अब इधर चलेंगे, देखिए धारा इधर चल रही है, हम इधर चलेंगे, तो इसका मतलब इसको माइनस लेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -I4S। और फिर से यहाँ से फिर से हम इधर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान समझेंगे, हमारी चलने की दिशा इस ओर है, धारा इस ओर बह रही है, तो इसका मतलब इसे भी माइनस लेंगे, तो IG और G ये माइनस लेंगे, इसका 2 हम 0 लिख देंगे। अब आप समझिएगा, इसका मान तो टोटल 0 हो गया, क्योंकि IG का मान 0 तो ये गुणा होगा 0 हो जाएगा। ये -I4S है, ये इसका 2 के इधर जाएगा, तो क्या हुआ, I2Q जो है ये इधर जाएगा तो I4S हो जाएगा, I4S हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिला। ठीक है जी, और इसको हम समीकरण 4 कर लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखिए हमें यहाँ से सबसे पहले किरचॉफ का 2 बार हमने प्रथम नियम लगाया है और किरचॉफ का 2 बार हमने द्वितीय नियम लगाया है, और इससे हमें 4 समीकरण मिले हैं, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मिले हैं ना। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 3 में 4 का हम भाग दे देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं 4 से, समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, तो जैसे ही हम भाग देते हैं तो क्या मिलता है, देखिए इसका बायां बायां दाएं दायां, ठीक है ऐसे करेंगे, तो ये क्या है, ये है PI1, इधर क्या है I2Q है, इधर हम देखेंगे तो I3R है, इधर क्या है I4S है, यही ना है जी। अब आप समझिएगा, हम इतनी बात जानते हैं कि I1 जो है वो I2 के बराबर है,
ठीक है, ये हम जानते हैं ना समीकरण फर्स्ट से। देखिए I1 जो है वो I2 के बराबर है, I1 जो है वो I2 के बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा ना, जब दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। फिर से हम जानते हैं कि जो I3 है वो I4 के बराबर है, I3 जो है वो I4 के बराबर है, तो I3 से I4 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ऊपर केवल बचा P और नीचे बचा Q इक्वल टू, ऊपर बचा R और नीचे बचा S, यही ना बचा जी। ठीक है, तो यही बचा, तो इसको हम यहाँ पे इसको हम कोष्ट में कर देते हैं और यही हमारा प्रूफ भी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं, पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस, तो ये हमने प्रूफ किया है। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। आपको सेम टू सेम कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये हमने फिगर से आपको याद कराया, एक बार में यदि ये सिद्धांत याद नहीं होता है, मैं कहूँगा वीडियो को पीछे ले जाइएगा, दोबारा देखेंगे, आप वीडियो को सुनेंगे, बार बार सुनकर याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो ये आप पहले लिखेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे, उसके बाद 2 बार आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, एक बिंदु बी पर एक संधि डी पर, 2 बार किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो I1 I2 के बराबर, I3 I4 के बराबर 2 समीकरण मिलेगा। उसके बाद फिर से 2 बार आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, किस पर, एक बंद जाल ए बी डी ए में लगाएंगे, एक बंद जाल बी सी डी बी में लगाएंगे, तो इससे निकालेंगे तो ये आपको 2 समीकरण मिलेगा। सिंपल वे में समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे, आपका मान आ जाएगा। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आ जाएगा। शुरू में एक बार में अगर ज़्यादातर स्टूडेंटों को पहली बार कोई भी काम करें तो उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा। फिर भी मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया है कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको सच में इस वीडियो से सीखने को मिला है, आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, थोड़ा सा ही मेहनत किया गया है, तो उसके लिए मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो इसलिए मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराता रहूँगा, मेहनत में कर रहा हूँ, करता रहूँगा आपके लिए। और याद रखेंगे, कभी भी मैं कोई भी टॉपिक रट कर नहीं, समझा कर याद कराने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, आगे आपको भी मौका मिले अगर पढ़ाने का, तो आप भी समझा कर याद कराने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट ये रहता है कि सर नोट्स फिजिक्स का चाहिए ऑल चैप्टर का, ऑल टॉपिक के साथ, तो कैसे मिलेगा। मैं आपको बता दूं, वीडियो टोटल फ्री है, वीडियो से आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल फिर भी आपको नोट्स चाहिए, आपको हेल्प चाहिए नोट्स का, ओनली 99 रुपये में आपके पूरे संपूर्ण फिजिक्स की किताब का 14 चैप्टर उन सभी का नोट्स आपको दिया जा रहा है। PDF नोट्स लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेंगे और कहेंगे सर फिजिक्स का नोट्स चाहिए, वो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन बताएंगे, पे कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फिजिक्स का भी 99 ही है और केमिस्ट्री का भी 99 ही है, ऑल चैप्टर के साथ, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक।